ਮੈਂ ਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੇ ਚੱਕ ਲੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਬਾ ਲਾਤਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਭੱਜਦਾ ਏ, कदे बाणे वाला सिख भी भजदा है। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। बात इसी 2 मार्च की है। अचानक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली रवाना हुए और गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इस मुलाकात की 1-2 फोटो सामने आई। कहा गया कि यह सामान्य मुलाकात थी। ये भी कहा गया कि राज्य की कानून व्यवस्था के मसले पर पंजाब और केंद्र के बीच समन्वय को लेकर एक चर्चा हुई है। बॉर्डर सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों में समन्वय को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि मान ने साथ में ये भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। ये देश रहेगा तो हम रहेंगे, कोई मंत्री रहेगा तो कोई मुख्यमंत्री रहेगा। हम पार्टीबाजी से ऊपर उठकर इसके लिए काम करेंगे। और साथ में ये भी कहा कि पंजाब में किसी को भी नफरत के बीज नहीं बोने देंगे। फिर खबर आई कि इस मीटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अर्धसैनिक बलों की 10 और कंपनियां पंजाब भेजने के ऑर्डर पास कर दिए। अब कल की खबर सबने पढ़ ली होगी कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को भगोड़ा घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, पंजाब पुलिस के जवान अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए जुटे हुए हैं। अब तक उससे जुड़े 78 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसकी 2 कारों को जब्त किया जा चुका है। हथियारों की वैधता की भी जांच की जा रही है। आखिर क्या मामला है जो पंजाब और केंद्र सरकार को साथ मिलकर सोचने पर मजबूर इसने कर दिया? हकीकत क्या है? क्या खालिस्तान आंदोलन का फिर से उभार हो रहा है, या इसका कोई टुकड़ा अपने वजूद के लिए जद्दोजहद कर रहा है और अपनी मौजूदगी जताना चाहता है? आखिर अमृतपाल क्यों खुलकर अलग देश खालिस्तान की मांग कर रहा है? यानी क्यास यही लगाए जा रहे हैं कि पंजाब और केंद्र सरकार इंदिरा गांधी या कांग्रेस की 70-80 के दशक की गलती को दोहराना नहीं चाहती। दरअसल आप किस्से को समझिए। आखिर क्यों सरकार अभी से अमृतपाल का फन कुचल देना चाहती है? किस्सा ये है कि आज़ादी के साथ ही पंजाब में पंजाबी बोलने वालों के लिए अलग राज्य की मांग के साथ पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ था। 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये मांग मान ली और पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब और हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा अस्तित्व में आ गया। दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ बनाई गई। लेकिन नया राज्य बनने के कुछ दिनों बाद सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग उठने लगी। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। आप उस कहानी को समझिए। साल 1969 में पंजाब विधानसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में टांडा सीट से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगजीत सिंह चौहान को करारी हार मिली थी। चुनाव हारने के बाद वो लंदन चला गया। वहां से वो सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग उठाने लगा। 1971 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक विज्ञापन जारी करके उसने लोगों से चंदा भी मांगा। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने खालिस्तान बनाने के लिए उसे मदद का प्रस्ताव दिया और ISI को इसमें सक्रिय कर दिया। साल 1977 में जगजीत भारत लौटा और 1979 में वो फिर वापस लंदन चला गया। यहां उसने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की। यानी एक तरफ ब्रिटेन से जगजीत खालिस्तान को लेकर देश के खिलाफ साजिश रच रहा था, तो दूसरी ओर पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने राज्य को अधिक अधिकार देने की मांग उठा दी। 1973 और फिर 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया। इसमें पंजाब को अधिक अधिकार देने का जिक्र था। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि भारत सरकार का पंजाब में दखल केवल रक्षा, विदेश, संचार और मुद्रा के मामलों तक सीमित रहेगा। हालांकि इसमें अलग देश की कोई मांग नहीं थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे भारत को भयभीत कर दिया। बात 13 अप्रैल 1978 की। इस दिन अकाली दल और निरंकारियों के बीच एक हिंसक झड़प हुई। इसमें 13 अकाली दल के कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इसके बाद पंजाब में एक रोष दिवस मनाया गया और यहीं से जरनैल सिंह भिंडरावाले की एंट्री हुई। भिंडरावाला पंजाब की दमदमी टकसाल का मुखिया बना। वो कट्टर विचारों से लबरेज था, धार्मिक नेता था जिसने धर्म में आई कुरीतियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया था। उसका ये पवित्रवादी रुख उसके एक बड़े तबके को बहुत पसंद आया।
उसके भाषणों में लाखों लोग पहुंचने लगे। धीमे धीमे वो एक कल्ट में तब्दील हो गया और तगड़ी फॉलोइंग के साथ सत्ता और ताकत में भी पहुंच उसकी दिखाई देने लगी। जिस भिंडरावाले को कथित तौर पर ज्ञानी जैल सिंह अपने राजनीतिक आका संजय गांधी से मिलवाने लाए थे, वही अब कांग्रेस को चुनौती देने लगा, इंदिरा गांधी की खुलेआम खिल्ली उड़ाने लगा और पंजाब के गैर सिखों में आतंक फैलाने लगा। इस दौरान उस पर कई मुकदमे भी दर्ज हुए, मगर अब तक भिंडरावाले का एक समानांतर सत्ता बन चुकी थी। आलम यह था कि 80 के शुरुआती दशक में हत्या के मामले में वांछित भिंडरावाले को दिल्ली आया और समर्थकों के साथ खुली जीप में घूमा और कानून को ठेंगा दिखाकर पंजाब वापस लौट गया। मगर इंदिरा गांधी सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह की समझाइश ये थी कि उसे गिरफ्तार ना किया जाए, वरना पंजाब में हालत और भड़क जाएंगे। हालांकि भिंडरावाले की सेंट्री के साथ बात 1980 के चुनाव की भी। दरअसल इंदिरा गांधी को 1980 के चुनाव में जबरदस्त जीत मिली। लोकसभा की 529 सीटों में से कांग्रेस को 351 सीटें मिली थी। ज्ञानी जैल सिंह को गृह मंत्री बनाया गया। पंजाब विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अकाली दल को पछाड़ा। पंजाब में दरबारा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। अकालियों और दरबारा सिंह सरकार में तनातनी इस दौरान चल रही थी कि पंजाब की राजनीति भाषा और धर्म के चंगुल में फंस गई थी। जनगणना का दौर था और लोगों से उनके धर्म और भाषा पूछी जा रही थी। इस दौर में एक अखबार पंजाब केसरी ने हिंदी को लेकर एक मुहिम चला दी, जिससे कुछ खालिस्तानी भड़क गए। थोड़ा सा समय बीता, हिंदी की मुहिम से नाराज खालिस्तानी समर्थकों ने 9 सितंबर 1981 को पंजाब केसरी के संस्थापक लाला जगत नारायण को गोली मार दी। इल्जाम जरनैल सिंह भिंडरावाले पर आया। लाला जगत नारायण की हत्या के बाद 15 सितंबर को अमृतसर के गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश से भिंडरावाले को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे जमानत मिल गई। भिंडरावाले पर राजनीति जारी थी कि पंजाब को अलग देश बनाने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। हिंसा और खून खराबा बढ़ता जा रहा था। रिहाई के बाद भिंडरावाला भी तैश में था। इसी बीच दिल्ली में एशियाड खेल का आयोजन 1982 के नवंबर और दिसंबर महीने में होने वाला था, जिसके विरोध में जरनैल सिंह भिंडरावाले ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। अब सुरक्षा के नाम पर 1,500 लोग और गिरफ्तार कर लिए गए। बस कट्टर सिखों का गुस्सा और बढ़ गया, जिसका फायदा भिंडरावाले ने खूब उठाया। नरम पंथियों की आवाज कमजोर पड़ने लगी। भिंडरावाले के बढ़ते हुए प्रभाव से अकालियों को अलग थलग कर दिया गया। इसी बीच पंजाब के डीआईजी एएस अटवाल की हत्या स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर कर दी गई। एएस अटवाल की लाश घंटों स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी रही और किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उसकी लाश को मंदिर की सीढ़ियों से हटा सके। एएस अटवाल के शव को हटाने के लिए मुख्यमंत्री दरबारा सिंह को जरनैल सिंह भिंडरावाले से हाथ जोड़कर मिन्नत करनी पड़ी। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह से स्वर्ण मंदिर के अंदर पुलिस भेजने की सलाह मांगी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इससे भिंडरावाले के हौसले बढ़ गए। पंजाब में हालात विस्फोटक होते जा रहे थे। अकाली भी मैदान में आ गए। 2 महीनों में 30,000 गिरफ्तारियां दी गई। मांग थी अनंतपुर साहिब के रेजुलेशन को पास करो। इसी बीच 5 अक्टूबर 1983 को खालिस्तानियों ने कपूरथला से जालंधर जा रही बस को रोक लिया और बस में सवार हिंदू यात्रियों को चुन चुनकर मार डाला गया। इस घटना के अगले दिन इंदिरा गांधी ने दरबारा सिंह की सरकार को हटा दिया और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। सरकार के हटाने के बाद भी हालात बदले नहीं। पंजाब में हिंसा मारकाट जारी रही, मगर इंदिरा गांधी भिंडरावाले के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा पा रही थी। बात 15 दिसंबर 1983। इस दिन भिंडरावाले ने अपने हथियारबंद साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर में अपना कब्जा जमा लिया। भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। अकाल तख्त का मतलब है एक ऐसा सिंहासन जो अनंत काल के लिए बना हो। यहीं से सिख धर्म के लिए हुक्मनामे जारी होते हैं। अकाल तख्त पर कब्जे का विरोध हुआ, लेकिन भिंडरावाले ने परवाह नहीं की। हिंसा और मारकाट का दौर चलता रहा। भिंडरावाला चाहता था कि हिंदू पंजाब छोड़कर चले जाए। ये सीधे सीधे दिल्ली सरकार को चुनौती थी। उधर इंदिरा गांधी की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थी। उन्हें भी किसी फैसले पर पहुंचना था। आखिरकार इंदिरा गांधी ने 1 जून 1984 को पंजाब को सेना के हवाले कर दिया। कोडवर्ड रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन की अगुवाई मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपी गई। सेना की 9वीं डिवीजन स्वर्ण मंदिर की तरफ बढ़ चुकी थी। 3 जून को अमृतसर से पत्रकारों को बाहर कर दिया गया था। पाकिस्तान से लगती सीमा को सील कर दिया गया था।
मंदिर परिसर में रह रहे लोगों को बाहर आने को कहा गया। ये अपील बार बार की गई। 5 जून को 7 बजे तक सिर्फ 129 लोग ही बाहर आए। लोगों ने बताया कि भिंडरावाले के लोग बाहर आने से उन्हें रोक रहे हैं। अंततः हिंदुस्तान की तारीख का एक दुखद दिन आ गया, जहां सेना को मजबूरन एक पवित्र स्थल की ओर बढ़ना पड़ा। 5 जून 1984 को शाम 7 बजे ही सेना की कार्रवाई शुरू हुई। रात भर दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। 6 जून को सुबह 5:20 पर यह तय किया गया कि अकाल तख्त में छुपे आतंकवादियों को निकालने के लिए टैंकों को लगाना होगा। ऑपरेशन के दौरान बहुमूल्य दस्तावेज और किताबों की लाइब्रेरी में आग लग गई। फायरिंग में चली कई गोलियां हरमिंदर साहिब की तरफ भी गई। अकाल तख्त को भी भारी नुकसान इससे हुआ। 6 जून को सुबह से शाम तक गोली चलती रही। देर रात जर्नैल सिंह भिंडरावाले की लाश सेना को मिली। 7 जून की सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में कुल 83 सैनिक हमारे शहीद हुए, जिसमें 3 सेना के अधिकारी थे। इस कारण 248 लोग घायल हुए। मरने वाले आतंकवादी व अन्य की संख्या 492 में रही। घटना के बाद पंजाब का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। रक्षा राज्य मंत्री केपी सिंहदेव से इंदिरा गांधी को ऑपरेशन के सफल होने की जानकारी मिली तो इंदिरा ने कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? इन लोगों ने तो मुझे बताया था कि इतनी मौतें नहीं होगी। यानी स्वर्ण मंदिर पर कार्रवाई से कांग्रेस में फूट पड़ गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। कई जगह पर सिखों का प्रदर्शन शुरू हो गया। इसी बीच 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। ये हत्या उनके बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन पर कई राउंड गोली चलाकर की थी। इसके बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, पर बवाल यही नहीं रुका। एक इंसान की सनक की कीमत लोग चुकाते जा रहे थे। 23 जून 1985 को कनाडा से लंदन आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया। इसमें क्रू सदस्यों के साथ सभी 329 यात्रियों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी बब्बर खालसा गुट ने ली। उसने कहा कि यह भिंडरावाले की मौत का बदला है। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल AS वैद की पुणे में हत्या कर दी गई। मौत का सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की गाड़ी के आगे आकर खुद को ब्लास्ट कर लिया। इसमें मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की भी मौत हो गई। आतंक चरम पर था तब DGP KPS गिल को जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के दौरान पंजाब पुलिस पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के कई आरोप लगे। गिल की सबसे बड़ी उपलब्धि मई 1988 में उनके नेतृत्व में ऑपरेशन ब्लैक थंडर को माना जाता है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर में करीब 67 आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया था और 43 वहीं मारे गए थे। धीरे धीरे माहौल शांत हुआ, पंजाब में शांति छाई और पंजाब समृद्ध राज्यों की ओर बढ़ने लगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक बार फिर विदेश में बैठे अनेकों सिख संगठनों के चलते पुरानी चिंगारी को ताजा हवा दी जाने लगी। इस हवा के बीच फिर से एक नया नाम निकल कर आया जो खुलेआम अलग देश की मांग कर रहा है, अलग खालिस्तान की मांग कर रहा है, सत्ता को धमका रहा है, गृह मंत्री को धमका रहा है, थानों पर हमले कर रहा है। शायद यही कारण है कि अब की बार पंजाब और केंद्र सरकार इस चिंगारी को शोला नहीं बनने देना चाहती। यानी इंदिरा वाली गलती ये सरकार नहीं करना चाहती।